हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम कुछ मैथ पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कई साल के क्वेश्चन है इसमें, पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंक्लूड होगा क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है सिलेबस है दोनों सेम है, बस लेवल में डिफरेंस है। लेवल मेंटेन करके रखूँगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम न्यूमेरिकल वाला जो पोर्सन है पेपर 1 का कुछ 2-4 पैटर्न पर उसको भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 42। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। यहाँ पर डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि मैथ को अगर आपको किसी बच्चे को सिखाना है तो इसमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना चाहिए। पहला है ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू। यहाँ पे अवॉइडेड दिया है। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि जो क्वेश्चन होते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को ही ज़्यादा दिया गया है, तो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। जिसे बोला जाता है खुले अंत वाले और दूसरा होता है बंद अंत वाले, क्लोज एंडेड। तो इसमें ये वाला अच्छा नहीं होता, खुले अंत वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, क्योंकि जो खुले अंत वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें जो टीचर जो स्टूडेंट होता है वो खुले से, मान लीजिए आप दिमाग खोल के कुछ भी अपने आप से अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बता रही हूँ, वो आंसर दे सकता है। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता। और जो बंद अंत वाले होते हैं, जैसे मैं पूछ ली 2+4 क्या होगा, तो चाहे इंडिया में पूछो, चाहे विदेश में पूछो, चाहे क्लासरूम में फर्स्ट क्लास के बच्चे से पूछ लो, चाहे 4th क्लास के, हर जगह ये बोला जाएगा कि ये 6 होगा। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिनका एक फिक्स आंसर हो, बच्चा अपना दिमाग ना लगाए उसमें, अलग अलग तरीके से वो आंसर दे दे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, वही प्रश्न यूज़ करने चाहिए। फिर है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो संकल्पना कॉन्सेप्ट होते हैं इनके अंतर्दर्शी समझ को, अंतर्दर्शी समझ का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है यही आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ये गलत है। फिर है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित, यहाँ पे जो बोल दिया गया है कि निर्धारित, अगर कहीं भी हमेशा ये कराना चाहिए वो निगेटिव होता है, कहीं पे कोई चीज़ फिक्स कर दी जाए वो निगेटिव होता है, तो ये सारे पॉजिटिव नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि गणित की कक्षा कक्ष में, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। गणित की कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को प्रस्तुत किया, वो प्रश्न कौन कौन से हैं। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप, हाँ अब आपको पता होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि मुक्त सिरे वाले प्रश्न और बंद सिरे वाले प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसी से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, कौन सा ओपन एंडेड। अभी मैं जस्ट बता चुकी हूँ, इससे आप बता सकते हैं। तो पहला है उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा, अब ये फिक्स कर दिया गया, तो ये क्लोज एंडेड होगा, क्लोज होगा। फिर है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तो ऐसे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनका माध्यक 4 होगा, तो ये ओपन एंडेड हो गया। फिर है 0 और 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए, और ये हो गया आपका ये क्लोज, और ये वाला हो गया आयतों के बारे में आपको जो भी पता है जानकारी हमें दीजिए, ये हो गया आपका ओपन एंडेड। तो हम बाई ऑप्शन अब जाते हैं, क्या दिया गया है ऑप्शंस में। तो पहला है ए और बी, एक मिनट छोटा कर देती हूँ, ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ पहला है इसमें, यहाँ पे देखिए ए बी बंद सिरे वाले हैं, तो बी बंद सिरे वाला है नहीं, ये तो बोली थी ओपन एंडेड है, तो ये गलत हो जाएगा। ए बी सी बंद सिरे वाले, फिर गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी डी पूरे नहीं ओपन एंडेड है, ये भी गलत है। ए और सी बंद सिरे वाला है, ए है और जो सी है ये क्लोज एंडेड है, और बी और डी क्या है, ओपन एंडेड है। तो यहाँ पे जूम करती हूँ मैं, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा। ए सी बंद सिरे वाले हैं जिसमें आयत का वो पूछा गया था परिमाप और क्षेत्रफल, और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि क्योंकि आंसर इसी बेस पर नेक्स्ट टाइम जब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आपको देने के लिए कैपेबल हो पाएँ। ए सी बोला गया क्लोज एंडेड, और बी और डी बोला गया ओपन एंडेड। पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वीडियो रोक के पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर के कर लेना कि हाँ 10 क्वेश्चन कर लिया, इससे नहीं मतलब ये होता है कि आप समझ के कर पाए या फिर नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका जो इफेक्ट है वो कम होगा। पहला है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, जो प्रतिपुष्टि फीडबैक दी जाती है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि। तो फीडबैक में अगर वृद्धि आ रही है, उसकी जो क्वालिटी है अगर उसमें वो इन्हेंस हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं, अच्छी बात है। फिर है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन, ये भी जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन पढ़ाई, मान लीजिए मैं पूछती आपसे क्या होता है, आप नहीं बता पाते, मैं अपने टीचिंग मेथड में चेंज कर देती, तो ये तो अच्छी बात है, यही बोला जा रहा है। मूल्यांकन के कारण बच्चों के आत्मविश्वास पर प्रभाव, थर्ड वाला देखते हैं, आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, ये भी है। फिर है छात्रों के पूरे गलत उत्तर को हल कराना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे कम जो प्रभाव पड़ेगा फोर्थ ऑप्शन में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ पे भी पड़ेगा, यहाँ पे सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा। आप देखे होंगे कहीं भी व्याख्या की बात हो, क्वेश्चन के आंसर की बात हो और इसकी बात क्विज वगैरह, तो वो उतना ज़्यादा नहीं होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है। रोहित ये अनुभव कर रहा है कि जो वर्ग होता है, आपको पता है वर्ग चारों भुजाएं जिसकी क्या हो, बराबर हो, तो बोल रहा है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है। तो वैन हेले, ये मैं पढ़ाई हूँ, वैन हेल के मानस चिंतन के किस चरण पर है, ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाई हूँ, आपसे भी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो किस पर है, ये क्या कर रहा है, ये वर्ग और समचतुर्भुज में, सम जो चतुर्भुज है इसमें क्या कर पा रहा है, संबंध को निकाल पा रहा है, रिलेशन को निकाल पा रहा है। तो रिलेशनशिप वाले एज में है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, रिलेशनशिप लेवल थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, रिलेशनशिप लेवल थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उसका योग जैसे 1 और 2 पूर्ण संख्या है, इसका योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को आप क्या कहेंगे। तो इस प्रकार का जो क्वालिटी है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत मान लीजिए कि दो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, एक प्राकृतिक संख्या ही आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। और ये जो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि 2 मान लीजिए इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, मतलब कि आप 4 को यहाँ ले जाइए या फिर 2 को यहाँ ले जाइए, सेम ही आएगा। तो 8 इज इक्वल टू 8, ये इसका ये हो जाता है। साहचर्य गुण वो होता है जिसमें 2 यहाँ पर कर दिए प्लस 3 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + 2 + 4, मतलब इसको साथ में ले लीजिए या फिर इसको साथ में ले लीजिए, जब हर जगह तीनों को जोड़ना ही है तो सेम आएगा। ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। एसोसिएटिव साहचर्य मतलब दोनों को किसी को भी साथ में लीजिए। अब बांटने वाली प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे कि हम कर लिए 2 × 4 + 3, इंटू नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस ही मान लीजिए, 2 + 4 × 3। तो हम यहाँ पर इसको बांट लिए, 2 + 4 इसको यहाँ पर कर लीजिए प्लस यहाँ पर 3। तो ये होता है आपका वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कि इसको इसके साथ लीजिए, इसको इसके साथ, तो लगभग सारे सेम ही होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें अगर अभाज्य संख्या की गुणा कर रहे हैं, अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या आए, प्राकृतिक संख्या की गुणा कर रहे हैं, मतलब जिससे हम कर रहे हैं वही संख्या आ जाए, तो वो होता है समवर्ग गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे, गणित के शिक्षण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो मैथमेटिक्स का टीचिंग होता है इसके रिगार्डिंग कौन सा इसमें से सत्य नहीं है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, तो ये तो सत्य है। और साथ में साइंस की बात की जाए वो भी सामाजिक ही होता है। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कल्चर और कॉन्टेक्स्ट हैज़ नो रोल इन द कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। मैथमेटिकल जो नॉलेज होता है इसमें संस्कृति जो होती है, समाज होती है, इसकी भूमिका होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, चलिए देखते हैं।
तो इसमें हमें बताना है कि प्राथमिक स्तर पर अगर हमें नंबर को पढ़ाना है तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है। पहला है, संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो संख्याओं का अंतर्दृष्टि समझ होता है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, किया जाना चाहिए। फिर है, ये सही है। फिर है, संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है जो संख्या के अंक हो उनको अनुक्रम एक क्रम में ही पढ़ाया जाए, सीक्वेंस में ही पढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं इनको बच्चा, जब आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे क्रम में ही पढ़ें। हो सकता है वो 3 पहले पढ़ने लग जाए, हो सकता है वो 4 पहले लिखें और ये जो 3 है ये बाद में लिखें। तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्रम फॉलो होना चाहिए, सीक्वेंस। ये सही है, ये गलत है। फिर है, गणना से पहले संख्यांकों को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। जो कैलकुलेशन है उससे पहले उसके रूप में न्यूमेरियल्स जो होते हैं इनको लिखना सिखाना चाहिए, ये भी नहीं है। डी वाला है, संख्याओं का जो अनुक्रम है, ऑर्डर इन्वेरेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज, तो प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रम में पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही है, ए वाला सही है। असंगति को यहाँ पे दिया गया है ना, असंगति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो डी सही है, ए सही है। एक दिन इस क्वेश्चन को और मैं पढ़ाई थी, तो यहाँ पर ए और डी सही है। देखते हैं ऑप्शंस को कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है अनुक्रम असंगति, मतलब इसका ये है कि ज़रूरी नहीं है जो ऑर्डर है वो फॉलो हो, क्योंकि बच्चे कभी कभी होता है कि 100 पहले बोलना सीख जाए, लिखना भी पहले सीख जाए, 99 बाद में सीखें। तो इसको अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनकरेज करना चाहिए, ना कि हमें डिस्करेज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। जो प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स टीचिंग है यहाँ पे, इसमें से कौन सा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है? पहला है, बच्चों को गणित को बच्चों के जीवन अनुभव का भाग बनाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी 2005 में ये बोला गया है कि जो मतलब टीचिंग प्रोसेस है वो आउट ऑफ द क्लासरूम होना चाहिए, आउट ऑफ द क्लासरूम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे परिशुद्धता, जो छोटे बच्चे होते हैं, एक तो पहली बात 1 to 5 के लिए मैं बोली थी कि सटीकता वाली चीज़ें नहीं आ सकती। हम इनसे ये एस्पेक्ट नहीं कर सकते कि ये पूरा प्रिसाइज रूप में हमें चीज़ों को ला कर देंगे, सटीकता नहीं कर सकते, ये अनुमान पर बेस्ड होता है। और सटीकता वाली चीज़ें आती हैं 6 to 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है, दिक् स्थान की समझ विकसित होने की संभावना अधिक है? तो दिक् स्थान की अगर समझ करनी है तो यहाँ पे दिक् स्थान जो संबंधित होता है वो शेप्स वगैरह से होता है, जिसमें हम फिगर भी ले सकते हैं, इससे संबंधित होता है। दिक् स्थान का मतलब ये है कि आपके अंदर जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है वो आए, जैसे कि इंजीनियर वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जगहों पर अच्छे अच्छे घर का नक्शा निकाल के दे देते हैं, तो चौपड़ आकृतियों को समझना, इससे आएगा स्पेशल रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग द टेस्लेटिंग। ये क्या करना है? बाकी फिगर्स, तो जो चौपड़ आकृतियाँ होती हैं उनको आइडेंटिफाई कराना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, बच्चों को विनि की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो अगर बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाना है तो जो यहाँ पे दिया गया है क्विज़नियर की रॉड्स, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। संख्या चार्ट से हम नंबर्स के बारे में सीखते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, या फिर हम सीख लेते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इवन ऑड नंबर्स, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। गिनतारा से नंबर्स को सीखते हैं, जोड़ना घटाना भी सीखते हैं, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य नहीं है? तो मेरा फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैथमेटिक्स का जो नेचर है इसी पर बनाई थी मैं। तो पहला है, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो जो गणितीय ज्ञान की वो, इसको मैं बोली थी कि इसका नेचर क्या होता है, ये लॉजिकल होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें अमूर्त चीज़ें ज़्यादा होती हैं, अमूर्त सोच पर ज़्यादा ये होता है, और लॉजिक वाली स्किल्स जिसके अंदर होंगी, अमूर्त सोच वाली स्किल जिसके अंदर होंगी, वो मैथ में अच्छा होगा। तो ये होता है। संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये श्रेणीबद्ध ही है, क्योंकि
हायरार्किकल ही है नेचर में, क्योंकि आप देखे होंगे पहले हम 1 2 प्लस 3 ऐसे सीखते हैं एडिशन, फिर हम सीखते हैं 1 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, ऐसे करके बाद में हम सीखते हैं। तो ये हायरार्किकल होता है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मैं बोली थी कि ये अमूर्त होता है, abstract पर बेस्ड होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, इसीलिए इसे टफ माना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि मैथ को टफ क्यों माना जाता है, क्योंकि ये इसका जो नेचर है ना वो अब्स्ट्रैक्ट वाला है। एक तो अब्स्ट्रैक्ट है मतलब कल्पना पर आधारित है, जैसे कि आप देखे होंगे फार्मूला वगैरह कल्पना में रहती हैं, हमें कोई एग्जाम्पल ऐसे दिखता नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन वो कल्पना में होती हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट है इसका नेचर, या फिर हम बोल सकते हैं कि अमूर्त है इसका नेचर, इस वजह से इसको टफ माना जाता है, इस वजह से लोग इसको समझ नहीं पाते, समझने में दिक्कत होती है। फोर्थ ऑप्शन है गणित में विचारों का सही संचरण के लिए शब्दावली, हाँ जो अलग अलग इनके जो वोकेबुलरी है, मतलब कि मैथ का अपना अलग से वोकैब है, क्योंकि वो इसकी हर आपको पता होगा कि जो हर सब्जेक्ट है इसकी अपनी अलग से भाषा होती है, तो इसका अपना अलग से वोकैब है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उसकी भाषा आनी चाहिए। अगर साइंस आप पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चे को साइंस की भाषा आनी चाहिए, मैथ पढ़ाने जा रहे हैं तो मैथ की भाषा आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो क्रम सूचक एक क्रम सूचक होता है, एक नंबर्स होता है। तो अगर बोला जाए तीसरा, दूसरा, तो ये होता है आपका क्रम सूचक। लेकिन अगर वहीं बोला जाए जिसको वो हम बोल सकते हैं थर्ड, सेकेंड, ये होता है आपका क्रम सूचक। लेकिन अगर वहीं बोल दिया जाए 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ना कि ये क्रम सूचक होगा, ये नंबर है। तीसरा, दूसरा, चौथा, ऐसे करके क्रम सूचक होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें तीसरी मंजिल पर रहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 3 कमरे हैं, ये नंबर है, ये नंबर है, ये भी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, शुद्ध कथन को पहचानिए। यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है, यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप भी समान होगा। जरूरी नहीं है दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो परिमाप भी समान होगा, क्योंकि फार्मूला ही अलग अलग होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला a² होता है जनरली, या फिर हम कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जिस हिसाब से शेप रहेगा उसी हिसाब से क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। वृत्त वगैरह में बात करें तो πr² होता है। लेकिन जो परिमाप है वो अगर इसकी बात करें वर्ग की तो ये होता है 4a। इसकी बात करें आयत की तो 2l+b होता है। इसकी बात करें तो 2πr होता है। तो यही है, ये ज़रूरी नहीं है। फिर है, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इसका उल्टा है, ये भी ज़रूरी नहीं है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। क्या परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है? नहीं, हम परिमाप का मात्रक मीटर में लेते हैं जनरली, और जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक होता है मीटर²। तो ये समान नहीं है। फिर है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही है। जैसे कि आकार ये हो गया आपका वर्ग, और ये हो गया आपका आयत। आपको पता है सामने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यही बोला जा रहा है कि किसी भी आकृति का आकार ही तो चेंज है। ये आयत है, ये वर्ग है, आकार में चेंज है। तो आयत उसके परिमाप को निर्धारण करता है। अब इसके परिमाप का फार्मूला क्या होगा? 4a होगा, क्योंकि ये सब सेम है, 4a होगा। जबकि यहाँ पे यल है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे यल बी होगा, यहाँ पे यल होगा। इसके परिमाप की बात करें तो हो जाएगा 2l+b। तो यही है, आकार बदला, परिमाप बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम। तो सही कथन इसमें से कौन सा है? चलिए ढूंढते हैं। पहला है, गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है। तो ये सही है, बिल्कुल फर्स्ट। आप देखे होंगे 1 to 5 में भी, यहाँ तक कि जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं, स्कूल भी नहीं जाना शुरू करते हैं, तो घर वाले ही पढ़ाते रहते हैं 1 2 3, या टेबल पढ़ाते हैं 2 2 2 4। तो ये होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ पे केवल वर्ड निगेटिव है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की जरूरी थोड़ी है, ऋणात्मक संख्याओं से ही समझ बेहतर होगी। अगर कहीं भी आप ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं भी बोल दिया जाए ना कि ये टॉपिक पढ़ा दो, टॉपिक में अगर कहीं भी बोल दिया जाए कि ये टॉपिक बता दो, बच्चे की समझ अच्छी हो जाएगी, तो ये नेगेटिव होता है, ये अच्छा, ये मतलब सही नहीं होता। क्योंकि आपको ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट लेके चलना है, किसी एक टॉपिक
उसको सही कैसे कर सकता है। तो ये आपको दिमाग अपने आप से लगाना है कि एक टॉपिक पूरे सब्जेक्ट को सही नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होते हैं। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल फिर निगेटिव है। ये मैं चारों ऑप्शन इसलिए पढ़ देती हूँ ताकि आप आने वाले समय में अगर क्वेश्चन इस टाइप का बने तो आप समझ के वहाँ पे एलिमिनेट कर पाएँ, जैसे मैं कर रही हूँ। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। अगर कहीं भी त्रिभुज की या फिर किसी भी टॉपिक को की कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है तो डेफिनेशन से हम बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में बच्चे से डेफिनेशन निकलवाएंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल ना मिल रहा हो, कहीं आपको ऑप्शन में एग्जाम्पल ना मिल रहा हो, तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल का सेंस निकालेंगे कि कहीं आपको दिख जाए ऑप्शन में कि वो आकृतियाँ दिखा रहे हैं टीचर, या फिर बच्चों से कुछ ऐसे एक्टिविटी करवा रहे हैं, अनुभव भी होगा इसमें। अगर ये सब ना दिखे तो अनुभव जिसमें हो, रियल लाइफ से, वास्तविक ज़िंदगी से अनुभव हो, तो वो ऑप्शन आप लगा सकते हैं। सेंस निकाले, पहले तो एग्जाम्पल ढूंढेंगे कि टीचर किस ऑप्शन में एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल ना मिले तो एग्जाम्पल वाला सेंस किस ऑप्शन से निकल रहा है उसको हम ढूंढ लेंगे, और सेंस भी ना मिले तो रियल लाइफ से देख लीजिए कहीं क्या टीचर किसी से एक्टिविटी करवा रहा है रियल लाइफ से कुछ, तो ऐसे ऑप्शंस को हमें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखते हैं, शुद्ध कथन इसमें से कौन सा है, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन है, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जाए, गलत है, मैं बोली हूँ डेफिनेशन लास्ट में आएगा। केवल निगेटिव टैग वर्ड आपको मिल गया है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से अन्य जो आकृतियां हैं उनसे दूर रखना चाहिए, ये गलत है। जब आप सर्कल भी दिखाएंगे, जब आप ट्रायंगल दिखाएंगे, जब आप क्वाड्रिलेटरल दिखाएंगे, तब तो वो जान पाएगा कि त्रिभुज में ये खासियत है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन जब गलत हो जाते हैं तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि ताकि आने वाले समय में बच्चा क्या कर सके, कंपेयर कर सके। बच्चे को ऐसा थोड़ी है पूरे सब्जेक्ट में ट्रायंगल ही पढ़ाना है, सिर्फ सब कुछ तो पढ़ाना है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एग्जाम्पल की बात की गई है। एग्जाम्पल भले नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये दिख रहा होगा सभी प्रकार की प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रस्तुत करना क्या हुआ, एग्जाम्पल ही तो हुआ, वही बोली, या तो एग्जाम्पल मिल जाए डायरेक्टली या तो सेंस निकले। तो यहाँ पे ये तो न्यूमेरिकल वाला पोर्सन है, हम पेडागोजी के ही क्वेश्चन करेंगे इसमें, या फिर न्यूमेरिकल वाला भी ये बता ही देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन है आपका, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का क्या है, 5 गुना है, और आपको पता होगा भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, और यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। तो ये जो भाग होता है ऐसे ही साइन इसका बनता है, यहाँ पर एक नंबर होता है, यहाँ पर एक नंबर होता है, यहाँ पर एक नंबर, साथ पे यहाँ पर, तो ये होता है आपका शेषफल, शेष जो बच जाता है। और भाजक कौन होता है, भाजक ये होता है, भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये होता है आपका भागफल, इधर वाला, ये वाला होता है भागफल। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है ये होता है भाज्य इज इक्वल टू, आप यहीं से फार्मूला निकालिए, ये y इज इक्वल टू, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, मतलब कि यक्स यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, मान लीजिए इसको मैं c कर देती हूँ, भाजक गुणे भागफल मतलब कि यक्स इंटू सी प्लस शेषफल, शेषफल मैं यहाँ पे b कर देती हूँ, प्लस शेषफल रिमाइंडर आर कर देती हूँ, प्लस आर हो जाएगा। ये फार्मूला यहीं से निकल के आता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल पे भागफल है, और प्लस होता है शेषफल, प्लस शेषफल होता है, इसी से आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है। भाजक क्या है, भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का दुगुना है, शेषफल 5 है, शेषफल 5 है, शेष क्या हो गया, शेष हो गया आपका 5, यहाँ पे लास्ट तक पढ़ लेना, शेष 5 हो गया, 1 मिनट, सबमिट गया। तो यहाँ पे फार्मूला मैं बता ही चुकी थी, तो उसी पर हम रखेंगे कि भाजक इज इक्वल टू, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, भाजक इज इक्वल टू, भाज्य दिखी थी यार, सब गलत हो जा रहा है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल,
अब मैं बोली थी पूरा क्वेश्चन लास्ट तक पढ़िए, पूरा क्वेश्चन लास्ट तक पढ़े तो आपको यहीं पर मत करने लग जाइएगा। शेषफल मिला आपको 5, तो शेष ये बोला जा रहा है कि भाजक जो है वो शेषफल का दुगुना है, रिमाइंडर का दुगुना है जो भाजक है, तो डिवाइज़र है जो, तो शेषफल कितना है 5 है, तो भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 10। आपका भाजक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, शेषफल आपको 5 हो गया। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भागफल का 5 गुना है, तो भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भागफल भाजक का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 5 में इससे भाग चला जाएगा ना, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ये। तो हम रख लेते हैं, भाजक कितना निकल के आया था 10 आया था, भागफल इंटू था बीच में, और यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, इंटू था, और भागफल कितना था, भागफल आपका 5 दूना 10 2 था, प्लस शेषफल आपका कितना था, शेषफल आपका यहाँ पे 5 है, तो 10 दूना 20, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 20 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। इसी फार्मूला से निकलेगा, फार्मूला याद रखिएगा। कैसे फार्मूला आया है ये भी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको ये नहीं समझ में आया होगा कि भाजक यहाँ पे प्लेस नहीं था, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताई थी, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कैसे आया था ये। यहाँ पे बोला जा रहा है शेषफल क्या है 5 है, और बोला जा रहा है कि भाजक यहाँ पे दिया है ना, शेषफल का दुगुना है और भागफल का 5 गुना है, मतलब कि शेषफल अगर 5 है तो जो भाजक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल का दुगुना, मतलब कि 5 गुणे 2 = 10, ऐसे आया है। और यहाँ पर बोला जा रहा है जब आपका भाजक पता चल गया तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाजक क्या है, भाजक = भागफल का दुगुना, मतलब का 5 गुना, मतलब कि इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें भाजक तो पता ही चल गया, क्योंकि 10 है तो भागफल हमें निकालना था, तो हम 5 इधर ले जाएंगे, और आपको पता है कि यहाँ पे भाजक में भाग हो जाएगा 5 से, क्योंकि ये इधर जा रहा है। तो भाजक कितना था 10 था, यहाँ पे 5 हम इधर लेके आएंगे, तो ये अपन में 5 = 2, तो ये आपका भागफल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, मतलब कि हमें ऐसे करना पड़ेगा, हम क्रमागत संख्याएं मान लेंगे। पहला x है, दूसरा है x+1 है, तीसरा है x+2, और चौथा है x+3, और पाँचवा है x+4। तो ये हो गए 5 क्रमागत संख्याएं, मैं बता रही हूँ ताकि आप न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी कर लीजिए। तो ये ऐसे हम संख्याएं मानते हैं क्रमागत वाले। अब इनको ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे योग बोला जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 3 2 5 बार तो x है, तो हो जाएगा आपका 5x, और 2 1 3 3 3 6 6 4 10 प्लस 10 हो जाएगा, और ये कितना है 20 है। यही बोला जा रहा है ना कि योग 20 है, तो 20 हो जाएगा, 10 इधर जाएगा तो 10 बचेगा, तो 5x = 10 हो जाएगा। अब x कितना हो जाएगा 10/5, तो 5 दूना 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब x की वैल्यू आपको यहीं पर रखनी है, जो नंबर्स आप माने थे। तो ये पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे रखते जाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगी 5, हम सारी नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें जो पूछा गया वही हम निकालेंगे। प्रथम 3 क्रमागत इसमें से कौन सा है, प्रथम 3 क्रमागत तो यही है ना, ये वाले 4 3 7 2 9, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी टाइप से आपको करना है। चलिए पेडागोजी के क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए कौन सी उपयुक्त रणनीति होगी। फिर 2 संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना देनी है, तो यहाँ पे कौन सी रणनीति सही होगी। पहला है संकल्पनाओं का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर है प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, तो मैं बोली थी एग्जाम्पल आपको ढूंढना है, तो प्रदर्शन भी एक प्रकार से एग्जाम्पल ही होता है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कहीं पे भी अभ्यास करने की बात हो बार बार तो गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, तो इसमें से कौन सा मैथमेटिक्स का नैरो एम है। देखते हैं, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कणा को प्रोत्साहित करना, ये तो नहीं है, ये तो करना ही चाहिए। फिर विद्यार्थियों में सबसे कम जो है उद्देश्य मैथ का, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना, ये भी है क्योंकि प्रूफ मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में क्या करना, निपुण करना, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये ही सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे,
कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित गलत किया गया है। देखिए, डिस्करेज करना नेगेटिव टैग वर्ड है, काट दीजिए। प्रारंभ में ही दिए गए समूहों को हल करने के आवश्यक सूत्र। देखिए, प्रारंभ में ही डेफिनेशन की बात की जाए, प्रारंभ में ही सूत्र की बात की जाए, प्रारंभ में ही व्याख्या की बात की जाए तो वो निगेटिव होता है। ये भी कट चुका, ये भी। नेक्स्ट है, अध्यापिका को शुरू में ही समस्या, फिर वही बोला जा रहा है समस्या का हल शुरू में एग्जाम्पल से शुरू नहीं कर रही हैं, ये भी कट गया। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें, तो प्रदर्शन करना। और ये अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, जैसे कि नाव मान लीजिए नदी में चल रही है, आप देख रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन, ये सारे एग्जाम्पल के ही पार्ट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हमेशा रियल लाइफ से या तो कनेक्ट करा के स्टार्ट करेंगे आप, या फिर एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, या फिर एग्जाम्पल में जो उदाहरण है सेंसेस निकल रहे हैं जिससे वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको पहचानना है। पहला है, गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना एक महत्वपूर्ण जो कंस्ट्रक्शन हाइपोथेसिस होता है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिक्स नॉलेज में इम्पोर्टेंट का है, सही है। कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, आर्गुमेंटेशन जो होता है ये भी प्रमुख है, सही है। गणितीय संचरण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना चाहिए, तो ये वाला क्या है, ये भी सही है। जो मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है वो प्रिसाइज होना चाहिए। अगर भाषा ही आप गलत यूज़ करेंगे तो बच्चों पर बहुत निगेटिव इफेक्ट आएगा। फिर है, गणितीय भाषा की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। क्यों ऐसा बोला गया है कि अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता? क्योंकि ये 6 to 8 का पेडागॉजी है, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले स्टार्ट हुआ है, इसलिए। अगर प्राइमरी लेवल का होता तो वहाँ पे सटीकता आता नहीं। प्राइमरी 6 to 8 के लिए क्या होगा, सटीकता होगा। और जो यहाँ पे अनुमान लगाना नहीं बोला गया है क्योंकि ये 6 to 8 का है, ये प्राइमरी में होता है अनुमान लगाना, समझ गए? प्राइमरी में अनुमान और 6 to 8 में सटीकता। फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे, विद्यार्थियों में गणितीय अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? तो इसमें से कौन सी योजना इंपॉर्टेंट है? समानता के लिए एक समान कार्य दिए जाएं, ये नहीं है। अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा की जाए, बुराई मतलब उपेक्षा का मतलब गलत है, इग्नोर नहीं करना है। फिर है, विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन ऑफ दियर रिस्पॉन्स शुड बी एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकृति का त्रिभुज होने के शर्त के लिए यह है 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो, तो ये आवश्यक है परंतु वो शर्त नहीं है, तो यहाँ पे हमें बताना है क्या है। तो आवश्यक तो है कि 3 रेखाखंड हो, 3 रेखाखंडों से तो मिलके त्रिभुज बना है, परंतु क्या है, ये शर्त नहीं है, ये आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये शर्त जो होता है ये ज़रूरी नहीं फॉलो हो, लेकिन जो आवश्यक है वो तो आवश्यक होगा ही, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणित शिक्षण के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता? तो दृष्टिबाधित के लिए किसका नहीं किया जा सकता, जियोजेब्रा का, इसका नहीं किया जा सकता। बाकी सबको हम टच के द्वारा सीख सकते हैं, जैसे टाइल हम टच करके जान सकते हैं कि चतुर्भुज टाइप का है, त्रिभुज में कटा है। जियो बोर्ड को भी, लेकिन जियोजेब्रा जो होता है इसको नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है, तो ये गलत है। उससे ही थोड़ी मैथ बना है, और भी चीज़ें होंगी, आप मैथ पढ़े होंगे। एक व्यक्ति जो कि अंकगणितीय परिकलन में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, विलोमतः भी सत्य होता है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर अंकगणितीय जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा कर पा रहा है तो उसे रेखा गणित और बीजगणित भी आए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये ऑप्शन क्या है, ये भी गलत है कि इसकी भूमिका नहीं होती, क्योंकि जो अंतर्ज्ञान होता है, आपके अंदर का जो नॉलेज है उसकी भूमिका नहीं होगी, मैथ पढ़ने में होगी। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है कि ये कंडीशनल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन अक्सर जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसा नहीं है मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो कंडीशनल नहीं होगा, ये कंडीशनल हो सकता है। बाकी जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।